जी, आज का हम फिर लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये सवाल ये था कि ये एक पैरेललेपिपेड है और इस पैरेललेपिपेड जो है कि डायगोनल्स के दरमियान एंगल हमने जो है मालूम करना है कि क्या प्रूव करना था कि ये इसके इक्वल होगा कॉज इनवर्स ऑफ दिस। ये आखिर में जो है आप देख सकते हैं कि हमने इसको जो है इसके इक्वल प्रूव करना। डायगोनल्स के दरमियान एंगल जो है कि वो इसके इक्वल आता है, जितने भी पॉसिबल डायगोनल्स हैं इसके। और डायगोनल्स के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए या कोई सी दो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए ये फार्मूला जो है ये पहले आपको दिखाया हुआ था। अच्छा, उससे पहले ये एक सवाल मैंने जो है दोबारा से लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसको जो है भी नोट कर लीजिएगा कि वो इस तरह के से जो है यहाँ पर जब n की दो वैल्यूज आई थी, ये n की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए अलग इसको हल किया है और नेगेटिव वैल्यू के लिए मैंने इसको अलग से हल किया है। और जब इसको जो है इस तरह से हल किया है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ये बने हैं। इनके डायरेक्शन को साइंस की वैल्यूज ये आई हैं। ये दोनों डायरेक्शन, ये सेट आया है और ये सेट आया है और दोनों सेट से जो है एक ही एंगल मालूम हो रहा है 60 डिग्री जो है। तो इसको जो है आप दोबारा से फिर देख लीजिएगा। सिर्फ उसको जो है रीफ्रेम करके लिखा है और कोई तब्दीली नहीं है, उसी तरह से हल किया हुआ जिस तरह से पहले हल किया हुआ था। और इसमें जो है मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि शुरू में जो है ये बताया था कि दो लाइंस के दरमियान एंगल इस फार्मूले से मालूम करते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस N1 N2 प्लस M1 M2 जो है इसके मुताबिक जो है। तो इसके लिए हमें या तो डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं लाइंस के या डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए होते हैं इसके जो। तो अब हम इसमें जो है पहले इसके जो है डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करेंगे। तो कल जो है मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो है एक पॉइंट ओरिजिन पे कंसिडर करें, ये वाला ओ जो है इसकी चूंकि लेंथ जो है ए के इक्वल है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एच की लेंथ जो है बी के इक्वल ये सवाल में गिवन है, और अलोंग जेड एक्सिस इसकी लेंथ जो है सी के इक्वल है इसके एच की लेंथ जो है। तो फिर इस लिहाज से बाकी कोऑर्डिनेट्स जो है इसके इस तरह से होंगे जैसे मैंने इसमें शो किए हुए हैं। और ये पहले हम जो है डिस्कस कर चुके हैं तफसील के साथ जो है ये किस तरह से जो है इसके ये एजेस होंगे। फिर भी अगर किसी को मसला होगा फिर दोबारा से देख लेंगे। लेकिन अभी जो है हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से डायगोनल बनते हैं। एक है ओ ओ डैश। डायगोनल कहते हैं एक ऐसी लाइन सेगमेंट को जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है। तो ओ के अपोजिट ओ डैश है। डैश के साथ इसीलिए लिखा हुआ है ताकि इनको जो है देखने में आसानी हो कि कौन सा डायगोनल या कौन सा वर्टेक्स किसके अपोजिट बन रहा है। ओ के अपोजिट ओ डैश है तो ये एक डायगोनल बना। ए के अपोजिट ए डैश है तो ये दूसरा डायगोनल बन गया। बी के अपोजिट बी डैश है ये तीसरा बना है। और सी के अपोजिट सी डैश है ये चौथा डायगोनल बना है। चार डायगोनल्स हैं जिनके दरमियान हमने एंगल मालूम करना है। तो इसके लिए पहले हम इन डायगोनल्स जो है ये लिखा हुआ है, सिंस द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललेपिपेड आर ए बी सी देयरफॉर वर्टिसेस आर दिस। तो फिर ये जो वर्टिसेस हैं जो फिगर पे शो किए गए हैं उनके इस तरह से कोऑर्डिनेट्स होंगे जो ऐसे लिखे हुए हैं। और फोर डायगोनल्स आर ओ ओ डैश ए ए डैश बी बी डैश सी सी डैश। और ओ ओ डैश जो है ये डायरेक्शन रेशियोज हम इस तरह से मालूम करते हैं जैसे कि इसमें जो है मालूम किया है हमने कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 के असूल के मुताबिक जो है इसमें हमने इसके मालूम किए हैं। और इसके बाद फिर इससे जो है इसके डायरेक्शन
कोसाइंस भी मालूम कर लेंगे। जी। और इसके बाद फिर इसकी जो है मैग्नीट्यूड मालूम की है, और अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र से। तो अब इसके मुताबिक L1 जो है इसका चूंकि फार्मूला होता है ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, और M1 इक्वल होता है बी ओवर अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, और N1 जो है ये इक्वल होता है सी ओवर ए स्क्र। जी, N1 जो है ये सी ओवर अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस इसके मालूम हो गए। पहले हमने डायरेक्शन रेशियोज मालूम किए, और डायरेक्शन रेशियोज की मैग्नीट्यूड को जो है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जब इनके डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड कर दिया तो इससे डायरेक्शन कोसाइंस हासिल हो गए। अब इसी तरह से दूसरा डायगोनल जो है ए डैश कंसिडर करते हैं, और इसके जो है कोऑर्डिनेट्स यहाँ ऊपर पहले दिए हुए हैं। ए और ए डैश के कोऑर्डिनेट्स ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये ए डैश के हैं, और इनके जो है डायरेक्शन रेशियोज मालूम कर रहे हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से जो है इसके मालूम किए, तो ये माइनस ए बी और सी मालूम हो गए। और फिर इसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड भी मालूम की है, और मैग्नीट्यूड मालूम करने के बाद जो है इसके डायरेक्शन को साइंस मालूम कर लिए। इनके कंपोनेंट्स को जब इनकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो इससे जो है इस डायगोनल के डायरेक्शन को साइंस हासिल हो गए। तो अब दो डायगोनल्स के हमें डायरेक्शन को साइंस हासिल हो गए। इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ओ ओ डैश एंड ए डैश, अगर ओ ओ डैश और ए डैश के दरमियान जो है ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो अल्फा इसके इक्वल होगा। अल्फा इक्वल्स टू cos इनवर्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2। ये मैंने पहले आपको जो है दिखाया था कि दो लाइंस के दरमियान एंगल का ये फार्मूला होता है। तो cos को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स, और अब हमने इस सवाल में थीटा की जगह एंगल का नाम जो है अल्फा यूज किया है। तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स L1 L2 प्लस N1 M2 प्लस N1 N2। अब ये जो दोनों वैल्यूज पहले हम मालूम कर चुके हैं L1 L2 M1 M2, और N1 N2 की वो वैल्यूज जो है इसमें रिप्लेस की। ये L1 ये L2 की वैल्यू है, ये M1 और ये M2 की, और ये N1 और N2 की वैल्यू है। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे जो है इसका एंगल जो आएगा वो यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ। ये जब इससे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, और बी स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, और सी स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र आ जाएगा। और इसी तरह से बाकी भी जब मालूम किए जाएंगे तो वो सारे डायगोनल मिलके जो है इसके इक्वल बन जाएंगे, इस तरह से आ जाएंगे। एक बार यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, एक बार यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, एक बार यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, और फिर इसके बाद इसी तरह से जो है इनके दो दो के जो है माइनस के साइन आएंगे। तो ये सारे जो डायगोनल चूंकि सारे तो मुमकिन नहीं मालूम करने होते, तो इसलिए एक मालूम करके बाकी जो है सिमिलरली कह दिया जाएगा कि इस तरह से डायगोनल्स मालूम किए जा सकते हैं, या इसको प्रूव किया जा सकता है कि उनके दरमियान एंगल इसके इक्वल होगा। जी, कोई सवाल पूछना है किसी ने? चले, अब आवाज नहीं किसी की आ रही कि जी जौक आपने जो है ऑन किया है माइक, तो बताएं सुन। नो सर, सवाल नहीं है कोई। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वो भी तकरीबन इस तरह का सवाल है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ पूछा गया है। आप किताब से सवाल पढ़े तो उसमें कुछ और जो है शो करना है,
उसमें शो करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू 4/3। लेकिन इसमें अब पैरेलल पिपट की बजाय क्यूब दिया गया है। क्यूब कहते हैं जिसमें तीनों साइड्स की वैल्यू सेम होती। सवाल ये है, ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ मेजर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द फोर डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। क्यूब के जो है, और क्यूब कहते हैं जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट सेम होती है। तो इसमें जो है लेंथ ए के इक्वल है, विड्थ भी ए के इक्वल है और इसकी हाइट भी ए के इक्वल है। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह से इसके पॉइंट्स आपने लिखने हैं जिस तरह से ये लिखे हुए हैं। अब सिर्फ ये होगा कि बी सी की जगह भी ए ही लिखा होगा, क्योंकि अब लेंथ विड्थ और हाइट जो है इनकी सेम हो गई है। तो इसके भी वही फोर डायगोनल बन रहे हैं, ओ ओ डैश बन रहे हैं, ए डैश बन रहा है, बी डैश बन रहा है और सी डैश जो है, ये फोर डायगोनल बन रहे हैं। सिंस लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज ए, द वर्टिसेस ऑफ क्यूब आर, तो फिर क्यूब के जो वर्टिसेस हैं वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं जैसे कि ये लिखे हुए हैं। और इसमें फोर डायगोनल जो बन रहे हैं वो ओ डैश, ए डैश, बी डैश और सी डैश आ गए। तो अब पहले जो है हम दो, एक लाइन और वेक्टर के दरमियान जो है एंगल मालूम करना है। उसके लिए हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होंगे। तो पहले ओ डैश जो है इसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम किए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से। और फिर इसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर ली, इसका स्क्वायर करके सम किया अंडर रूट के साथ जो है, तो स्क्वायर रूट 3a के इक्वल इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। और इसके कंपोनेंट्स को जब इसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे तो इससे हमें डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं हम उनको डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। तो यूनिट वेक्टर ये किस्म का मालूम किया है, ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं और उसकी मैग्नीट्यूड से जब इसको डिवाइड कर दिया तो उस यूनिट वेक्टर के फिर ये तीन कंपोनेंट बन जाते हैं और यही जो है डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। अब फिर इसके बाद जो है इसकी वैल्यू जब इसमें रिप्लेस कर दी है तो L1 जो है 1/√3 के इक्वल आ गया, M1 1/√3 और N1 भी 1/√3 के इक्वल। और फिर इसके बाद जो है ए डैश, इसके जो है डायरेक्शन रेशियोज मालूम किए हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से जो है, और इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करके इससे डिवाइड कर दिया। तो अब जो है ए डैश के डायरेक्शन को साइंस हमें मालूम हो गए कि वो इसके इक्वल आते हैं। अब हम कहेंगे कि इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन, क्योंकि सवाल ये है कि अगर एक लाइन इस क्यूब के फोर डायगोनल्स के साथ एंगल्स अल्फा बीटा गामा और डेल्टा बनाते हो तो फिर वो इक्वेशन शो करनी है। तो अब हमने एंगल जो है उस लाइन और इन डायगोनल्स के दरमियान मालूम करना है। तो पहले मैं उस लाइन और डायगोनल ओ डैश के दरमियान एंगल मालूम करता हूँ कि वो एंगल इक्वल होगा, कॉज अल्फा इक्वल होगा L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1। तो जो पहले वैल्यूज इसकी जो हम मालूम कर चुके हैं, ये L1, M1 और N1, इसको जो है सिर्फ इसके साथ जो है मिला के मैंने जो है लिख देना है, ये L, M और N के साथ जो है, और इसकी वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर दी हैं। तो कॉज अल्फा की वैल्यू इसके इक्वल बन गई, L प्लस M प्लस N डिवाइडेड बाई √3 के इक्वल जो है ये कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई। ये लाइन का डायगोनल ओ डैश के साथ एंगल है। अब लाइन का जो है ए डैश के साथ एंगल जो है मालूम करते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एंगल बीटा बिटवीन ए डैश एंड द लाइन इज ए डैश, और लाइन के दरमियान एंगल अगर हम बीटा कंसिडर कर रहे हैं तो वो इसके इक्वल होगा L2 प्लस M2 प्लस N2। और इसकी वैल्यूज जो L2 L2 N2 की वैल्यू जो पहले मालूम कर चुके हैं, यहाँ पर मालूम की थी। ये वैल्यूज जो है जो मालूम की थी मैंने यहाँ पर, ये वाली वैल्यूज ये L M N के साथ मिला के यहाँ पर यूज की है। तो इससे जो है कॉस बीटा की वैल्यू इसके इक्वल आ गई, -L प्लस M प्लस N डिवाइडेड बाई √3 के इक्वल। तो सिमिलरली फिर अब हम कहेंगे कि अगर हम इस लाइन का जो है बी डैश के साथ और इस लाइन का जो है
सी डैश के साथ एंगल मालूम करेंगे तो वो कॉस गैमा एल माइनस एम प्लस एन ओवर स्क्वायर रूट 3 के इक्वल, और चौथा जो बनेगा वो एल प्लस एम माइनस एम डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आएगा। अब जो है जो प्रूव करना था वो था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैम प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा जो है इसको 3/4/3 के इक्वल प्रूव करना है। तो ये वैल्यू जो हम पहले मालूम कर चुके हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा और ये कॉस डेल्टा की वैल्यूज मैंने इस फार्मूले में जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस की और इसके स्क्वायर ओपन किए, और स्क्वायर ओपन करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4/3 इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और ये हमें मालूम है कि किसी भी लाइन के लिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू जब 1 इसमें रिप्लेस की तो इससे प्रूव हो गया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है 4/3 के इक्वल। और इस सवाल में यही प्रूव करना था कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा जो है ये 4/3 के इक्वल आता है। तो इसके साथ ही फिर ये सवाल मुकम्मल हुआ। इसमें कोई सवाल अगर किसी ने पूछना है तो अपना स्पीकर ऑन करके पूछ ले। सर ये जी सर ये जी चारों डायगोनल्स के साथ जो एंगल एंगल चारों डायगोनल्स के साथ फाइंड किया गया ना। जी जी अच्छा ठीक हो, जी चारों के सही साथ है। और अच्छा मैंने कहा शायद सर वो एक मिसिंग है, मुझे ऐसा लगा। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का एक और फर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 15 में जो है सिर्फ डायगोनल्स का डायगोनल के साथ एंगल था, जबकि क्वेश्चन नंबर 16 में जो है कोई एक और लाइन दी गई है उसका चारों डायगोनल्स के साथ एंगल का जिक्र है। तो बस ये एक फर्क है। इसलिए आप देखते हैं कि जब हमने जो है कॉस अल्फा या कॉस बीटा मालूम किया था तो सबके साथ एल एम एन लिखा है, चूंकि वो लाइन है जिसके डायरेक्शन को साइंस एल एम और एन के इक्वल है, वो लाइन जो है इन डायगोनल्स के साथ एंगल बना रही है, इसलिए वो बार बार जो है एल एम एन इन तमाम के साथ आया। अब जो है हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बुक से पढ़े। एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। The find equation of the straight line passing through the point P of 0, -3 and 2 and parallel to the straight line joining the points A and B. A और B दो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन है और इसके जो है पैरेलल जो है एक लाइन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही हो। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम जो है लाइन की इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं, ये हम पहले जो है पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, और फिर इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होते हैं, डायरेक्शन रेशियो चाहिए होते हैं, ए बी सी चाहिए होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो ये फार्मूला नहीं इसमें यूज किया जा सकता। ये फार्मूला इसलिए नहीं यूज किया जा सकता कि इसमें जो x1 x2 है ये उसी लाइन के ऊपर होने चाहिए, जबकि इस सवाल में जो हमने अभी जो है पढ़ा है उस सवाल में ये जो दो पॉइंट्स हैं ये उस लाइन के ऊपर नहीं है, ये किसी और लाइन पर है और वो लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो पहले हम जो है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम करेंगे और उसका तरीका है कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से जो है इसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम किए तो -1 3 और -2 आ गए। और यही पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, क्योंकि जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं। as the line is parallel to AB it must have the direction ratios, तो इसके भी यही डायरेक्शन रेशियोज होंगे -1 3 एंड -2 जो। तो अब इसके मुताबिक फिर देयर फॉर द लाइन, तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट पहले से ही P मालूम था, अब उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यानी कि ए बी सी की वैल्यूज भी मालूम होगी। तो अब सिर्फ जो है इस फार्मूले में ये वाला जो फार्मूला था सिमेट्रिक फार्मूला, इसमें सिर्फ जो है इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है। इनकी वैल्यूज जब x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर
सी यूज किया है, x1 y1 z1 की ये वैल्यूज हैं जो इसमें यूज की हैं, और ए बी सी की ये वैल्यूज हैं जो हमने इस लाइन के से ही हासिल कर ली हैं। वो जब इसमें रिप्लेस कर दी तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल होगी लाइन की जो है। तो ये एक निस्बतन सिंपल सवाल था। तो फिर भी अगर इसमें अगर किसी का कोई सवाल हो, कुछ न कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना जो हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें जो है याद रखिएगा कि जब भी हमने जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो तो या तो सिमेट्रिक फॉर्म हो या पैरामीट्रिक फॉर्म हो, तो दोनों सूरतों में हमें ज़रूरत होती है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की, और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट की जाए। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। एक पॉइंट पी जो है इसमें से ये पॉइंट पी गिवन है, इस पॉइंट में से पास करती लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो लाइन 1 और लाइन 2 जो है इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। सवाल में जो लाइंस दी गई हैं उनके नाम मैंने लाइन 1 और लाइन 2 रख लिए हैं, L1 और L2 रख लिए हैं। तो इस लाइन इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर हो लेकिन वो इस पॉइंट में से पास करती लाइन हो, तो उसके जो है हमने इक्वेशन मालूम करनी है उसकी क्या होगी। तो सबसे पहले जो है इस लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज, ये नीचे जो वैल्यूज होती हैं ये ए बी सी की हैं जो डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज 2 2 2 हैं, और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज 3 -1 एंड 2 हैं। इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, अगर ये रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और रिक्वायर्ड लाइन जो है याद रखें कि लाइन 1 और लाइन 2 पर परपेंडिकुलर है, तो अगर वो इसके जो है डायरेक्शन रेशियोज हैं तो फिर 2a प्लस 2b प्लस 2c 0 के इक्वल होगा, और 3a माइनस b प्लस 2c ये भी 0 के इक्वल होगा। ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये इससे लिखा है, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, देन अगर रिक्वायर्ड लाइन जो है ये गिवन लाइन या दो लाइंस जो है परपेंडिकुलर हो, तो ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनके दरमियान एंगल ये होता है। अगर परपेंडिकुलर हो तो cos 90 होगा, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो फिर इस सूरत में आ जाता है, ये फार्मूला बन जाता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। और कब ये 0 होगा, जब ये लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो इस सवाल में जो है ये बताया हुआ है कि ये लाइन चूंकि परपेंडिकुलर है आपस में जो है, रिक्वायर्ड लाइन लाइन 1 के परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड लाइन लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर है, तो फिर इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है, यानी कि इसके और जो रिक्वायर्ड लाइन ए बी सी है, तो इसके मुताबिक 2a 2b और 2c जो है इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन बन गई, और इसके मुताबिक 3a और माइनस b और 2c जो है इससे दूसरी लाइन की इक्वेशन बन गई। सॉरी, ये लाइन की नीचे दूसरी एक इक्वेशन आ गई, ये तीन अननोन्स में जो है इक्वेशन आ गई ए बी और सी में जो है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने जो है सॉल्व करना है। चूंकि ये तीन अननोन्स में दो इक्वेशंस हैं, तो हम इसको रेशो की फॉर्म में जो है सॉल्व करेंगे। ये इस तरह से सॉल्व किया जाएगा इन इक्वेशंस को, और ये तकरीबन इस तरह से सॉल्व की जाती हैं जैसे डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे होते हैं 3/3 का जो है, यानी कि ये ए की वैल्यू पहले लिखनी है, ऊपर बी की वैल्यू लिखी, फिर सी की वैल्यू। अब ए के नीचे क्या आएगा, ये दोनों वैल्यू छोड़ के इसका जैसे डिटर्मिनेंट होता है 2 इंटू 2 4, और माइनस 2 इंटू -1 -2, तो ये +2 हो जाएगा, यानी कि 4 + 2 बन जाएगा, ये 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये +2 बन गया। अब बी के लिए मालूम करना है तो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 और फिर -2 इंटू 2 जो है 4 के इक्वल, तो ये 6 - 4 बन गया। और सी के लिए फिर दोबारा से यही तरतीब जो है 2 इंटू -1 -2 और फिर 2 इंटू 3 -6 यहाँ पर लिख दिया। फिर दोबारा से बताता हूँ, ये ए बी सी तीनों जो है ऊपर अननोन्स लिख लिए। अब ए के लिए जो है ए के डिनोमिनेटर में इसका डिटर्मिनेंट लिखा 2 इंटू 2 4, और माइनस के साथ जो है 2 इंटू -1 -2 लिखा, तो ये 4 + 2 बन गया।
और बी के लिए डायरेक्शन अपोजिट कर देनी है, 2 इंटू 3 6 और माइनस 2 इंटू 2 जो है ये 4 के इक्वल बन गया। और फिर इसके बाद सी के लिए जो है 2 इंटू -1 -2 और फिर माइनस के साथ 2 इंटू 3 -6 के इक्वल लिख दिया। तो ये a/6 इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू c/-8 आ गया। तो ये एक किस्म की रेशियो आती है इनके दरमियान जो है। अगर मैं इसको के इक्वल सम कांस्टेंट के इक्वल लिख लूं तो फिर ए की एग्जैक्ट वैल्यू भी लिखी जा सकती है। और अगर इसको ए बी सी को रेशियो की फॉर्म में लिखें तो ये ए के नीचे ए की वैल्यू आएगी, बी के नीचे बी की वैल्यू, सी के नीचे सी की वैल्यू, यानी कि ए बी सी के दरमियान रेशियो जो है 3:1 रेशियो -4 आ जाएगी। तो पॉइंट हमें पहले से मालूम था, अब हमें ए बी सी की वैल्यूज भी मालूम हो गई। तो वो वैल्यू जब इसमें रिप्लेस कर दी तो इससे ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई, x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b इक्वल्स टू z माइनस z1 ओवर c। इसमें इनकी वैल्यूज रिप्लेस करके हमें ये पॉइंट, ये लाइन की इक्वेशन सॉरी हासिल होगी। अब इन दोनों सवालों का आपने फर्क याद रखना, ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 में रिक्वायर्ड लाइन जो है गिवन लाइन के पैरेलल थी, तो हमने उसी के रेशियोज को रिक्वायर्ड लाइन के रेशियोज कह दिया। जबकि इसमें जो है रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर थी। तो अगर गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हो तो उसके रेशियोज मालूम करने के लिए फिर हम ये तरीकाकार यूज करेंगे जो हमने इसमें यूज किया है। इसके सवाल पूछने के लिए मैं इसको अभी मीटिंग में, मेरे ख्याल में इस क्लास में थोड़ा सा टाइम रह गया है, 45 मिनट की इसमें क्लास होती है। तो अभी हम अगला सवाल डिस्कस कर लेता हूँ। मैं जो है फिर इसके बाद जो है अलग से जो है आपसे मैं पूछ लूंगा कि अगर किसी को कोई सवाल होंगे तो वो फिर हम दोबारा से जो है ज्वाइन करके आपस में जो है मालूम कर लेंगे कि क्या हो। जी क्वेश्चन नंबर अब 19 है, ये सवाल है। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है? फाइंड इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसमें भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। थ्रू द गिवन पॉइंट ए में से पास करती हुई ये सवाल, ये गिवन है। एंड इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल द गिवन स्ट्रेट लाइन। अब जो ये जो लाइन की इक्वेशन दी गई है इस पे परपेंडिकुलर जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल, यानी कि इस पॉइंट में से पास करती हुई ये लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। अब इस लाइन की इक्वेशन की खास बात यह है कि लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो अब इसके लिए क्या तरीकाकार है ये जरा देखिएगा। हम सपोज करते हैं कि ये रिक्वायर्ड लाइन जो है ये पॉइंट पी पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये रिक्वायर्ड लाइन जो है गिवन लाइन को पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेट पी ऑफ एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। लेट एल बी द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू द एल बी द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, ये जो गिवन पॉइंट ए था, एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, और ये लाइन जो गिवन थी इस पर परपेंडिकुलर है। सपोज इट मीट्स द गिवन लाइन एट पॉइंट पी। हम सपोज कर रहे हैं कि ये लाइन जो है इसको पॉइंट पी पर जो है मीट कर रही है। तो वी विल फाइंड टी सच दैट, तो फिर हम इसमें जो है टी की वैल्यू मालूम करेंगे। ये डायरेक्शन रेशियोज मैंने जो है इसके लिख लिए हैं। ये 4 माइनस टी इक्वल्स टू, ये इससे जो है मालूम किया, ये एक्स वाई की वैल्यूज दी गई हैं। तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, सॉरी ये गिवन लाइन है, जो ये एक किस्म का इसका पॉइंट भी पैरामीट्रिक फॉर्म में जो वैल्यूज दी गई होती हैं ये एक पॉइंट को भी जाहिर कर रही होती हैं। ये एक्स वाई जी जब हमने इसको इकट्ठा करके लिखा है तो ये पॉइंट की फॉर्म में जो आ गया एक्स वाई जी। ये लाइन गिवन लाइन थी 4 माइनस टी 7 प्लस 2t माइनस 1 प्लस टी जो है और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी जो है ये लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी। तो इसको जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी लाइन के जो है डायरेक्शन रेशियोज जो है
जी, ये ए पॉइंट पहले से गिवन था। अब ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम हो गए हैं, तो अब इन दोनों को यूज करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 के मुताबिक जो है, यानी कि 4 माइनस टी माइनस 11, 7 प्लस 2t माइनस 4 और माइनस 1 प्लस टी प्लस 6 से जो है ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ए पी आ गए, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गए। अब जो कि एपी लाइन जो है ये गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर हो तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होता है। ये हम पिछले सवाल में जो है देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये जहां पर ये जो आखिर में लिखा हुआ है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल होता है। तो उसी को इसमें यूज करेंगे कि चूंकि एपी लाइन जो है ये गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों लाइंस के जो है डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम जो है 0 के इक्वल आएगा। एपी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, और जो गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज इससे आएंगे, क्योंकि ये x1 माइनस x1 प्लस ए टी होता है, तो इसके मुताबिक a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू +2 है और c की वैल्यू +1 है। ए t का जो कॉफिशिएंट होता है ये a b c को जाहिर करता है। इधर t का कॉफिशिएंट -1 है, इधर t का कॉफिशिएंट 2 है, और इधर t का कॉफिशिएंट जो है ये सॉरी 1 के इक्वल है, जो c की वैल्यू है। ये मैं आपको दिखा दूं, पैरामीटर ये वाली फॉर्म जो होती, पैरामीटर फॉर्म जो है इसमें जो है ए बी, इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो इससे जो है ए बी सी की वैल्यूज हमें हासिल होंगी। -1 2 और 1 जो है, -1 और 2 और 1 को जो है ये देखें लिखी -1 और ये 2 और ये 1 वैल्यू जो लिखी हुई है, उसका प्रोडक्ट इन तीनों के साथ मिला के जो है जब सम किया, इसको ऐड करके सिंप्लीफाई किया, तो इससे t की वैल्यू -3 आ गई। अब ये t की वैल्यू जो है उसमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी में मैंने रिप्लेस कर दी। एपी के डायरेक्शन रेशियोज ये मालूम किए थे, -t, -7, 2t + 3 और t + 5 जो है, तो इसमें जो है इन t की वैल्यू -3 रिप्लेस की, सिंप्लीफाई किया, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ये -4, -3, 2 भी लिखे जा सकते हैं, या सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी लिखे जा सकते हैं, 4, 3 एंड -2। तो अब हमें जो है इसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम हो गए रिक्वायर्ड लाइन के। मैं पहले दोबारा से फिर सवाल आपको बता दूं, सवाल ये था कि इस पॉइंट में से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन और ये जो गिवन लाइन है इस पे परपेंडिकुलर मालूम करनी थी। तो हमें जो है रिक्वायर्ड लाइन जो है सिर्फ उसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम करने थे। तो ये सारा प्रोसीजर हमने जो है जो यूज किया है ये रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मालूम करने के लिए किया है, कि पहले एपी के डायरेक्शन रेशियोज मालूम किए और गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर होने की वजह से जब इस इक्वेशन को यूज किया है तो इससे टी की वैल्यू आ गई, और टी की वैल्यू जब वापस रिप्लेस कर दी तो हमें डायरेक्शन रेशियोज मालूम हो गए रिक्वायर्ड लाइन के बीच। तो पॉइंट ए पहले से ही गिवन था और रेशियोज हमें मालूम हो गए, ये पॉइंट x1 y1 और z1 है, और ये वैल्यू टी की वैल्यू सॉरी ये डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू है जो हमने यहाँ पर मालूम किए हैं, और इन्हीं को जो है जब यूज करेंगे इसमें तो ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई, और यही रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है जो हमने इसमें मालूम करनी थी। अब जो है अगर किसी का कोई सवाल है तो कोई सवाल पूछ ले। ये अपना माइक ऑन करके जो है कोई पूछ सकता है, कोई कुछ सवाल पूछना चाहे, क्योंकि अभी एक दो मिनट बाकी हैं, उसमें मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। जी कोई नहीं। आज जो है अब्दुल बासित हैं, मोहम्मद तलहा हैं, मोहम्मद तारिक नूर हैं, नजीबर रहमान है और सैयद ज़ौकुल आरिफीन है, और इसके अलावा कौन है? ये एक और है। सर वकार अहमद शोर है। अच्छा वकार अहमद है। जी जी बच्चे किसी ने सवाल पूछना है? नो सर।
अगर आप कहते हैं तो हम थोड़ी देर बाद दोबारा जॉइन कर लेते हैं, ताकि अगर या फिर अभी